हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रकाश मेंटर इंडिया में आप लोगों को स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है PYQ सीरीज़, जिसमें हम लोगों ने 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आज की वीडियो में हमें जो है हिंदी वाला जो है पार्ट देखना है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो है यह चीज़ को जानना होगा कि घोष क्या होता है ना। तो देखिए ध्वनि जो होती है, ध्वनि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है घोष और एक होती है अघोष ना। तो घोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न हो उसे हम लोग घोष कहते हैं, और जिनके उच्चारण करने में स्वर यंत्र में कंपन नहीं उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग अघोष कहते हैं। तो देखिए, तो किन ध्वनियों को उच्चारण करने में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होती है? तो ये सारी ध्वनियाँ, जैसे कि हमारे जो स्वर वर्ण वाली ध्वनियाँ है ना, स्वर वर्ण वाले ध्वनियाँ सारे के सारे जो हमारे जो हैं कंठ से उच्चारण होती है, यानी स्वर यंत्र से उच्चारण होती है। तो ये सारी ध्वनियाँ जो है हमारे क्या होंगे? घोष ध्वनियाँ होंगे। और व्यंजन के कुछ ध्वनियाँ है ना, व्यंजन के कुछ ध्वनियाँ जैसे कि का वर्ग के, मतलब जितने भी वर्ग हैं है ना, उसका जो थर्ड लेटर है, जैसे का वर्ग का आपका हो गया कौन? गा है ना। चा वर्ग का जैसे हो गया कौन सा? जा। और टा वर्ग का डा। ये सारे जो हैं सारे जो हैं वो कैसे ध्वनियाँ हैं? घोष ध्वनियाँ हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कौन सा ध्वनि घोष नहीं है। तो देखिए ये जो ए नंबर ऑप्शन है और सी नंबर ऑप्शन है, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्वर वर्ण है, तो ये तो होगा नहीं। और ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि टा वर्ग का ये कौन सा लेटर है? तीसरा लेटर है ना, तीसरा लेटर है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन बी नंबर जो होगा वो सही होगा कि ये घोष नहीं है। ये क्या है? अघोष ध्वनि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है ना। तो देखिए कृपा में तो है ये वाला री तो है, और कृष्णा में भी ये वाला री है, और दृष्टि में भी ये वाला री है, लेकिन रिवाज में ये वाला री नहीं है। तो रिवाज जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो देखिए अनुस्वार, पहले आपको समझना होगा कि अनुस्वार क्या होता है। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? तो स्वर के अंत में आने वाले जो नासिकीय ध्वनियाँ होती है वही अनुस्वार कहलाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही हो जाएगा। जैसे अनुस्वार का मतलब होता है जो स्वर के अंत में आने वाली जो नासिकीय ध्वनियाँ, जिसको हम लोग नाक से उच्चारण करते हैं, जैसे कि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बिंदिया वाला या ये बिंदिया वाला जो ध्वनियाँ होती है, ये सब अनुस्वार कहलाती है। तो इसका ए नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो किस शब्द में गुण संधि है? तो देखिए गुण संधि किसे कहते हैं? तो गुण संधि आपको समझना होगा कि गुण संधि क्या होता है। तो गुण संधि वह संधि है जिसमें दो स्वर मिलकर एक नया स्वर उत्पन्न करते हैं, है ना, उन्हें हम लोग गुण स्वर कहते हैं। तो जैसे देखिए भारतेंदु में भारत प्लस इंदु है, भारत प्लस इंदु है। तो इसमें अगर देखिएगा तो भारत में या है और इंदु में ई है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं। तो वही ये जो है भारतेंदु वाला जो है, इसमें ये दो स्वर मिलकर एक तीसरा स्वर का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कौन सा संधि है? गुण संधि है। तो वही पूछा है कि इसमें कौन सा गुण संधि है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वृक्ष छाया है ना का संधि विच्छेद करना है। तो देखिए सिंपल है, वृक्ष प्लस छाया। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये वाला भी नहीं होगा,
और ये तो होगा ही नहीं, तो डी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा, विर्च प्लस छाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समश्रु शब्द का तत्भव रूप क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है दो चीज़ समझना होगा, एक शब्द होता है तत्सम और एक शब्द होता है तत्भव। तत्सम और एक शब्द तत्सम होता है और एक शब्द तत्भव होता है। देखिए तत्सम किसे कहते हैं, पहले इसको समझना होगा, फिर आगे बाद में हम तत्सम के बाद तत्भव समझेंगे। देखिए तत्सम वह शब्द जो संस्कृत से आया हो और उनका हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, उस शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें धर्म, तो धर्म एक संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में भी अर्थ जो है वो धर्म ही जो है होता है, मतलब हिंदी में भी इसको धर्म ही बोला जाता है। जैसे कि राज्य है ना, राज्य का जो है मतलब इसका संस्कृत भी यही होता है और हिंदी भी इसका जो है यही होता है, राज्य का राज्य ही होता है। तो ये सारे शब्द कैसे हो गए, तत्सम हो गए। और वैसे शब्द जिसका जो हिंदी से आया हो, मतलब संस्कृत से आया हो, लेकिन हिंदी में उसका रूपांतरण हो गया हो, उसका रूप में परिवर्तन हो गया हो, उसे हम लोग तत्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गिरा है ना, गिरा शब्द ये संस्कृत शब्द है, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण होकर क्या हो गया है, घर हो गया। तो ये दोनों का अर्थ समान है, लेकिन इसका शब्द में क्या हो गया, रूपांतरण हो गया है, हिंदी में इसका आने से इसका रूप में परिवर्तन हो गया है। तो वैसे शब्दों को हम लोग तत्भव कहते हैं। तो समश्रु शब्द का तत्भव आपको बताना है, तो समश्रु शब्द का तत्भव रूप जो है मूछ को ही जो है तत्भव रूप है समश्रु का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कमल जो है एक फूल है, कमल फूल का जो पर्यायवाची जो शब्द है जलज भी है, अम्बुज भी है, पंकज भी है और सरसीज होता है ना, सरसीज होता है, ना कि मनसीज। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, यानी यही वाला जो है सही होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में बोल रहा है कि अभिधा शब्द शक्ति में क्या प्रकट होता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए शब्द शक्ति आपको समझना होगा कि शब्द शक्ति क्या होता है, पहले इस चीज़ को जानना होगा, शब्द शक्ति। तो देखिए शब्द शक्ति जो है किसे कहते हैं, किसी भी शब्द में निहित वह क्षमता या शक्ति जो उसके अर्थ को प्रकट करने में मदद करती है, उसे उस शब्द की शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति जो होता है वो 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति जो होता है वो 3 प्रकार की होती है ना। एक तो होती है अभिधा शब्द शक्ति, और एक होती है लक्षणा शब्द शक्ति, और एक होता है व्यंजना, है ना, 3 होती है। तो देखिए पहला होता है अभिधा। अभिधा का मतलब होता है कि सामान्य अर्थ, है ना, सिंपल अर्थ, सामान्य अर्थ। और लक्षणा का अर्थ होता है, लक्षणा शक्ति जो है इसका जो अर्थ होता है वो होता है सांकेतिक अर्थ, सांकेतिक अर्थ। और एक होता है व्यंजना। व्यंजना का मतलब होता है, व्यंजना का मतलब होता है गहरा अर्थ, है ना। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि अभिधा शब्द शक्ति में क्या प्रकट होता है। तो देखिए लक्ष्यार्थ प्रकट होता है क्या, नहीं, मतलब लक्ष्यार्थ प्रकट होता है कि नहीं, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है कि नहीं, विचित्र अर्थ प्रकट होता है कि नहीं, इसका वाच्यार्थ प्रकट होता है। वाच्यार्थ का मतलब होता है सामान्य अर्थ। तो ये नंबर जो है इसका जो है सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये तो सिंपल है कि वैसे संज्ञा जिससे भाव प्रकट हो, है ना, मतलब कि वैसे संज्ञा जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं बल्कि केवल महसूस कर सकते हैं, उस संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो पशु पक्षी को तो देख ही सकते हैं, दिशाएं नहीं होगा, आभूषण तो नहीं होगा, तो क्या होगा, गुण और दोष जो है वो हमारे कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहा है कि तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है ना। तो देखिए आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा कि किसी भी वाक्य के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होते हैं उद्देश्य, है ना, एक उद्देश्य होते हैं और एक होते हैं विधेय, है ना। इसको सब्जेक्ट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं। तो 2 होता है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, है ना, उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें तेंदुलकर के बारे में बताना है कि तेंदुलकर जो है अच्छा इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, सॉरी उद्देश्य हमें बताना है। तो उद्देश्य क्या है, तेंदुलकर हमारा क्या उद्देश्य है कि तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। तो इस सेंटेंस का उद्देश्य क्या है, तो तेंदुलकर है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाधा डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए बाधा डालना का मतलब क्या होता है, रोड़ा अटकाना। तो इसको सिंपल है, तो इसका बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये भी एक मुहावरा ही है, लेकिन इस मुहावरे में इसमें क्या दिया है, इसमें पहले अर्थ दे दिया है और इसमें मुहावरा पूछा है ना, कि मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, है ना। ये कौन सा इसमें मुहावरा कौन सा होगा, कौन सा मुहावरा का यह अर्थ है इस ऑप्शन में, वो आपको बताना है ना। तो चलिए देखते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, कि मतलब कि वैसे व्यक्ति जो जिसके रंग रूप अलग अलग हो लेकिन वो क्या हो, नियत और व्यवहार जिसका एक समान हो, उससे हम लोग कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर है केर बेर के संग, मतलब कि 2 असामान्य चीज़, मतलब 2 असमान चीज़, मतलब 2 अलग अलग चीज़ें, है ना। जैसे केर और बेर 2 अलग अलग चीज़ होते हैं, तो 2 अलग अलग चीज़, है ना, उसे केर और बेर का संग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, मतलब जैसा आदमी होता है वैसा ही उसका दोस्त समूह भी होता है ना, इसका अर्थ होता है। तो ये भी तो नहीं होगा, है ना। तुम क्या है, तुम सबको समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। तो ये जो बी नंबर ऑप्शन है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एक जैसे हैं तो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो यही ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। तो पहले आपको समझना होगा कि अधिसूचना क्या होता है। वैसी सूचना जो सरकारी विभाग या संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसी सूचना को अधिसूचना कहते हैं, है ना। तो क्या समाचार पत्र में प्रकट होता है या प्रकाशन होता है, नहीं। सूचना पट में होता है, नहीं, है ना। इसे गजट या राजपत्र में इसको जो है प्रकाशन किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब कोई वैकेंसी वगैरह आता है तो उसका पहले क्या होता है, गजट पास होता है ना। तो यानी कि राजपत्र में उसको जो है प्रकाशन किया जाता है, उसके बाद ही समाचार पत्र वगैरह में आता है। तो उसका प्रकाशन पहले कहाँ होता है, राजपत्र में होता है। तो है ना, इसका ये नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एक पोयम का है ना। इस पोयम का एक कविता का एक कुछ पंक्तियाँ जो है यहाँ पर लिखा गया है, और इस पंक्तियों का हमें जो है पहले समझना होगा, उसके बाद हमें जो है इसका जो है क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है उसको हमें जानना बनाना होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ निकालने का प्रयास करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जग जीवन में चिर महान, सौंदर्य पूर्ण वो सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित का हो समान, मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। देखिए बहुत प्यारा जो है एक कविता है। ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी जो इस पोयम को लिखे हैं, वह अपना इसमें भाव बताना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कि जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, वह जो है जीवन को एक सत्य, महान और सुंदर
मानते हैं। और जो है यहाँ पर जो सत्य प्राण है उसका अर्थ उस सत्य से है जो जीवन की वास्तविकता और आत्मा का आधार है ना। यहाँ चिर शब्द का मतलब महानता और विशालता से लिया गया है। मतलब कवि जो है जीवन को सुंदर और सत्य के रूप में देखना चाहते हैं, है ना। ये जो दो पंक्ति है उसमें जो है कवि जो है जीवन को सुंदर और सत्य के रूप में देखना चाहते हैं। और नेक्स्ट की जो दो पंक्ति है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा है कवि ने कि मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जिससे मानव हित का हो समान। ये जो पंक्ति है इसमें जो है कवि कहना चाहते हैं कि वे उस परम सत्य या ईश्वर के प्रेमी बने जो पूरे मानवता के कल्याण और हित का कारण बने, है ना। जो मानवता हित का कारण बने उसका वह जो है प्रेमी बनना चाहते हैं। नेक्स्ट जो दो पंक्ति है उसमें क्या कहा गया है, मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति जिससे जीवन में मिले शक्ति, है ना। तो ये जो दो पंक्ति है इसमें जो है कवि जो है वह इस माध्यम से कहना चाहता है, इस पंक्ति के माध्यम से, कि जो सत्य और प्रकाश का अनुभव करता है वही पूरे ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं और वे चाहते हैं कि इस सत्य को जानकर जीवन में शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हो ताकि वे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सके, है ना। फिर नेक्स्ट का जो दो पंक्ति है उसमें कवि जो है वो जो है इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि छूटे भय संशय अंधभक्ति में वह प्रकाश बन सकूं नाथ। मतलब कवि यह कहना चाहते हैं कि वे उस परम सत्य या ईश्वर का प्रतिनिधित्व करें जिससे लोगों के मन में या मन से भय संशय और अंधभक्ति समाप्त हो। वे स्वयं को उस प्रकाश के रूप में देखना चाहते हैं जो लोगों के जीवन में सत्य समझ और वास्तविकता को प्रकाशित करे, है ना। तो इसमें जो कवि जो है वो एक मानव को कैसा होना चाहिए, है ना, क्या उसका सोच होना चाहिए, किस प्रकार वह जो है वह इस पोयम के माध्यम से वो जो है समझाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चंस क्या है ना। कवि ने चिर महान किसे कहा है, तो ईश्वर को कहा है? नहीं, ईश्वर को नहीं कहा है ना। जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण है उसको कहा है? नहीं। शक्ति को कहा है? नहीं। मानव को कहा है ना, मानव को कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है, तो कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? अंधकार दूर हो जाए ऐसा? नहीं। जो जीने की शक्ति देता हो? नहीं। जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हो, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लंबे समय तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।